नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस बायोलॉजी वाले चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो आपको कुछ जेनेटिक्स के बारे में पूरा बेसिक बताएंगे हम। पूरा एक एक पॉइंट आप जानेंगे क्या होता है जेनेटिक्स, कैसे इसकी नींव रखी गई थी और मॉडर्न जेनेटिक्स कैसा है ना। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केवल ये नाम देखना है, नाम से समझना है ना। बायोलॉजी क्या है? नाम का खेल, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? नाम। नाम में जो राज छिपा है वो चेक करिए। जेनेटिक्स में कोई ऐसा आपके पहचान का कुछ चीज नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, यहाँ पर एक शब्द है, क्या है? जीन। क्या शब्द है? जीन। और जीन क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। जीन क्या है? डीएनए। ये जो डीएनए है इसी में कोई ऐसा सेगमेंट, यहाँ पर देखिए ये है, ये पूरा है डीएनए, यहाँ पर कितना सेगमेंट है? क्या? जीन। अब जीन इसे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हिस्सा बनाता है प्रोटीन्स। क्या बनाता है? प्रोटीन्स। मतलब यहाँ पर प्रोटीन्स के लिए कोड रहते हैं। इस हिस्से से बाद में बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से फिर क्या बनेगा? प्रोटीन्स। मतलब इस हिस्से से क्या बनने जा रहा है? अल्टीमेटली प्रोटीन्स, ठीक है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जहां से प्रोटीन्स बनते हैं, है ना, जहां पर प्रोटीन्स बनाने के लिए कोड रहता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं क्या? जीन, ठीक है। डीएनए का ये हिस्सा, यहाँ पर कोई कोड नहीं, यहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, इधर से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, इसको हम जीन नहीं बोलेंगे। जीन केवल हम उसे बोलेंगे जहां से भविष्य में प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जीन क्या है? ये कैरेक्टर्स बना रहा है। क्या बना रहा है? कैरेक्टर। प्रोटीन जो बाद में कैरेक्टर की तरह उभरते हैं, है ना, हमारा हाथ, पैर, नाक, कान, स्किन कलर, सब ये क्या है? ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या बनाते हैं? अल्टीमेटली ये क्या है? कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जीन्स क्या बना रहे हैं? कैरेक्टर्स। क्या बना रहे हैं? कैरेक्टर्स, ठीक है। जीन्स से क्या बन रहा है? कैरेक्टर्स। अब जीन्स क्या करते हैं? हमको मालूम है कि जीन से कैरेक्टर बन रहे हैं। अब ये जो जीन है, जो इस डीएनए में है, ये कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है ना कि जो माता पिता से जो संतानों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो इन जीन्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीन्स के द्वारा, ठीक है। इन जीन्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाने वाले गुण रहते हैं जो सेम माता पिता में पाए जाते हैं, ठीक है। तो माता पिता से वो कैरेक्टर्स किस में जाते हैं? बच्चों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेरेंट्स से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। माता पिता से बच्चों में जाने वाले कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपने क्या समझा? जेनेटिक्स में एक टर्म है जीन। जीन जो क्या बनाते हैं? कैरेक्टर्स। अब हम इसी कैरेक्टर की स्टडी करेंगे जो कहां से कहां जाएंगे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। किसमें जाएंगे? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो गया। अब इसका खेल समझिए, इसका मतलब शब्द में क्या बोलना चाह रहा है, देखिए कि हम कैरेक्टर्स की स्टडी करेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। कैरेक्टर्स जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? क्या वो कैरेक्टर सेम है? जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? सेम है। सेम माता पिता में जैसे पाए जाते हैं वैसे बच्चों में भी पाए जाते हैं क्या? और अगर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज है, उस कैरेक्टर में किसी प्रकार का चेंज है, जैसे माता पिता का आई कलर अगर ब्लैक है लेकिन जो बच्चा हुआ है उसका आई कलर मान लो ब्राउन हो गया, है ना, तो उसमें तो चेंज आ गया ना, माता पिता से चेंज। तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो सेम ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर कैरेक्टर जिसमें किसी प्रकार का चेंज हुआ है, ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली जेनेटिक्स में इसी की बात करते हैं कि कैरेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, ठीक है। चाहे वो कैरेक्टर सेम हो, चाहे वो कैरेक्टर्स में किसी प्रकार का चेंज हो। तो आपका जो चैप्टर 5 है, ये चैप्टर 5 एनसीईआरटी में है ना, ये चैप्टर 5 क्या बताता है? इसका नाम ही क्या है? देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये नाम इसका डेफिनेशन बता देता है कि हम जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे? इनहेरिटेंस की और वेरिएशन। क्लियर? तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और जेनेटिक्स के बारे में हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें हमको ना डिटेल जाना है, इसमें बहुत सारे टर्म्स वगैरह भी हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है।
अब हम देखेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। व्हाट इज जेनेटिक्स, क्या है जेनेटिक्स, क्या है भाई, बहुत बड़ा बवाल थोड़ी है ये, है ना, बहुत बड़ा बवाल है क्या जेनेटिक्स, कुछ नहीं है ना, सिर्फ आपको नाम से समझ रहे हैं। हम किसकी स्टडी करते हैं बोलते हैं, हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। किसकी इनहेरिटेंस है, किसका वेरिएशन, कैरेक्टर्स का, है ना। तो ये कैरेक्टर्स जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, इसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। किसमें, जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी करते हैं कैरेक्टर्स जो माता पिता से किसमें जाएंगे, बच्चों में। ठीक है, तो ये हो गया जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन, सिंपल है ना, ये हो गया डेफिनेशन मान ली। ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब ये होता है कि टू ग्रो इनटू और टू बिकम, मतलब कुछ चीज बनना या फिर कुछ चीज विकसित होना। ठीक है, सिंपल वही बात है ना, जिनसे कैरेक्टर्स बनते हैं वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको कंफ्यूजन अगर होगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, तो वो चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये है सेल, क्या है, सेल। ठीक है, ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्र, है ना। अब सेल में क्या होता है, देखिए सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है क्रोमोसोम्स, ये है भाई क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा उस टाइम पे। जब सेल, एक सेल से दो सेल ऐसे बनता है ना, सेल डिवीजन होता है, एक सेल से चार सेल भी बनते हैं ना, लेकिन अब बात करें मान लो डिवाइड करने की, उस टाइम पे जब डिवाइड होता है सेल, उस टाइम पे आपको क्रोमोसोम दिखाई देंगे। अब उससे पहले वो किस रूप में रहते हैं, उससे पहले वो डीएनए के रूप में पड़ा रहता है। ये क्या है भाई, ये है आपका डीएनए, है ना। तो ये सबसे पहले ऐसे सेल में पड़ा हुआ है नॉर्मल किस रूप में, डीएनए के रूप में। लेकिन जब सेल डिवाइड होगा वो किस रूप में बनेगा, क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, और हमने अभी जस्ट देखा कि डीएनए में कोई हिस्सा है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं जीन। क्लियर है, तो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब चीजें एक ही है, एक ही चीज का हिस्सा है ना। लेकिन इसका फंक्शन के अकॉर्डिंग या फिर जब ये प्रेजेंट हो रहा है, विजिबल हो रहा है, उस टाइम के अनुसार से हम अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या होता है इनहेरिटेंस का डेफिनेशन। तो यहाँ पर है ये इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, है ना। अब इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन आप मार करके रखिएगा, है ना। इनहेरिटेंस को हेरिडिटी का बेसिस कहा जाता है ना, कि मतलब यही बेसिस है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। दोनों सेम लग रहे होंगे आपको, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, है ना, तो सेम ही है ना। यहाँ पर हेरिडिटी में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं वो बताता है, लेकिन किस प्रोसेस से वो जा रहा है उसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। प्रोसेस का नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब हो गया चेंज। मैं बताया वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज। तो वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस, है ना। वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंस है, मतलब चेंज, कोई अंतर आ गया ना। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, है ना। तो किसी प्रकार का अंतर है माता पिता से बच्चों में। ये माता पिता से, ये है भाई माता पिता, ये माता पिता से, ये हो गया फादर, ये हो गया मदर। अब इसके जो बच्चे हो रहे हैं, ये हो गया ऐसा गोलूमुलिस का बच्चा, ये ले भाई, ये गोलूमुलिस का बच्चा। तो माता पिता से अगर किसी भी प्रकार का चेंज नजर आए उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अगर इसमें चेंज, और कौन सा चेंज देखिए, अगर फादर के बाल ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे स्ट्रेट, है ना, मदर के भी बाल ऐसे स्ट्रेट, क्या है, स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन बच्चे के बाल ऐसे घुंघरालू हो गए तो ये माता पिता से चेंज हो गया, नहीं हुआ। तो ये जो चेंज है इसी की स्टडी करते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन का मतलब किसी प्रकार का चेंज जो माता पिता से ट्रांसफर है बच्चों में, तो ये हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक्स। क्लियर, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए ये है माता पिता, है ना, ये पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, ये ऑफस्प्रिंग, इसके बच्चे, है ना।
अब इन माता पिता से जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए, चाहे बालों का रंग हो, चाहे स्किन का कलर हो, चाहे आंखों का रंग हो, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। ठीक है। अब अगर हमको वेरिएशन समझ रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब तो चेंज। तो चेंज क्या है? देखिए यहाँ पर एक बच्चे का कलर है क्या? ब्लैक। इस बच्चे का कलर, हेयर कलर क्या है? ब्राउन। ठीक है। अब इन दोनों बच्चों की हेयर कलर में चेंज है ना, और माता पिता का भी हेयर कलर ऐसा डिफरेंट है, एक ब्लैक और एक ब्राउन। तो यहाँ पर दोनों बच्चों में हमको अंतर देखने को मिला, एक दूसरे से भी ये लोग डिफरेंट है, मतलब दोनों भाई बहन क्या है? डिफरेंट है, दोनों का हेयर कलर अलग है। ठीक है। और माता पिता से जो ये लोग समानता कहाँ रख रहे हैं? हेयर में, है ना। माता का कलर क्या है? हेयर कलर ब्लैक, पिता का ब्राउन। तो दोनों में से केवल एक ऐसे समानता रख रहा है, मतलब दोनों में भी अंतर, एक माता पिता से अंतर, दूसरा भाई बहन में भी अंतर। तो ये जो चेंज हमको जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है। तो ये हो गया वेरिएशन। यहाँ पर क्या लिखा देखिए कि हम दोनों एक ही माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन हम दोनों का हेयर कलर चेंज क्यों है? तो ये जो चेंज वर्ड आया है ना वो वेरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएशन, है ना। अब ये रोएगी थोड़ी, नहीं मेरे को भी ब्लैक हेयर चाहिए, मेरे को वापस पैदा करो करके, नहीं, है ना। तो ये चीज है। अब जेनेटिक्स में हम यही वेरिएशन देखेंगे, इसका इनहेरिटेंस देखेंगे। ठीक है। ये भाई छोटू आपकी फैमिली। ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, क्या बोला गया आपकी एनसीईआरटी में कि एलिफेंट जो है ना, एक एलिफेंट हमेशा एक बेबी एलिफेंट को ही पैदा क्यों करता है, फिर बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है? ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, हाथी है तो हाथी के बच्चे पैदा करेगा, है ना, तो कुत्ते का बच्चा थोड़ी पैदा कर देगा, सिंपल सी बात है ना। तो लेकिन ये चीज होता क्यों है, या फिर ये जो बच्चे हो रहे हैं उसमें किसी प्रकार का चेंज क्यों नहीं पाया जाता? या फिर एक आम का पेड़ है, इसके बीज को अगर हम उगाते हैं तो हमको आम का पेड़ ही क्यों बनता है? तो जाहिर सी बात है, इसको आप लोग को लग रहा होगा कि आप फालतू सवाल है ऐसे करके ना, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहता है एनसीईआरटी कि आप इसके बारे में सोच के देखिए। ये आम मीठा है, हो सकता है इसके बीज से जो आम बने वो अगर मीठा ना हो तो, है ना, उसमें किसी प्रकार का चेंज हो गया है तो वो आखिर क्यों हो रहा है? ठीक है। तो ये सब चीजें हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सब नीट के पर्पज से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये है आपका साहिवाल गांव, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है। साहिवाल गांव पंजाब एरिया में पाया जाता है ना। इसको केवल आपको एक चीज मार्क करके रखना हो क्या कि ये साहिवाल गांव एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आपको ये मार्क करके रखना और कुछ नहीं, है ना। पंजाब एरिया में पाया जाता है। जेनेटिक्स को हम अपनी सहूलियत के लिए या फिर अपनी सुविधा के लिए हमने इसको ना 3 भाग में बांट के रखा है। अब देखिए कौन कौन से भाग। एक तो क्लासिकल जेनेटिक्स, है ना, मतलब पुराने जमाने का जेनेटिक्स। दूसरा है मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न का मतलब समझ रहे हैं ना, नया, जिसमें हम आजकल की चीजों के बारे में बात करेंगे, है ना। और एक है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसको हम इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 जेनेटिक्स देखेंगे। एक है क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तीसरा है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, जिसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया 3 टाइप्स जेनेटिक्स के। कितने? 3 टाइप्स हो गए। समझने के लिए अपने सुविधा के अनुसार से बात करेंगे, है ना, ताकि आसानी से पढ़ सके। तो जो क्लासिकल जेनेटिक्स है ये तो ओल्ड जेनेटिक्स, क्या है, पुराना जमाना का, मतलब जेनेटिक्स की शुरुआत कब हुई थी वो सब पढ़ेंगे। तो इसी में हम मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, लीकेज पढ़ेंगे, है ना। मेंडल के नियम के बारे में हम सब जानेंगे, तो वो क्लासिकल जेनेटिक्स में आता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ये हो गया मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, आरएनए का, टीआरएनए, ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम वगैरह, तो इन सब के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना, डीएनए से डीएनए की कॉपी होती है। ये है डीएनए, डीएनए से क्या बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना, ये कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से क्या बना है, डीएनए, ये कहलाता है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन होता कैसे, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, ये सब देखेंगे। आपने केवल ये पढ़ा होगा रेप्लिकेशन एस फेज में होता है करके, लेकिन आखिर वो होता कैसे, वो इसमें हम देखेंगे,
है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे, है ना, एकदम डिटेल में, एकदम जूम करके अंदर चलेंगे ऐसा, ठीक है। अब ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या देखोगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। ये है डीएनए, ये क्या है भाई, डीएनए। अब डीएनए से हमको क्या बनाना है, आरएनए, है ना। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। लेकिन डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है उसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए की फोटोकॉपी बन रही तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। एक्सप्रेशन का मतलब होता है सीधी सी बात, जिसके बारे में बात की जाए ट्रांसलेशन की, मतलब जो आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। एमआरएनए, ये है एमआरएनए, एमआरएनए ये जाता है राइबोसोम में, राइबोसोम में ऐसे जाके बाइंड हो जाता है, फिर यहाँ से ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन निकलते हैं, है ना। तो ये जीन जो है, ये जेनेटिक मटेरियल है एमआरएनए, यही तो एक्सप्रेस हो रहा है ना प्रोटीन के रूप में। यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, तो यही एक्सप्रेशन है इसका। तो बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अपन, ट्रांसलेशन की, ठीक है। उसके बाद है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, मतलब हम यहाँ पर एक पॉपुलेशन में होने वाले चेंज देखें, क्लियर। एक पॉपुलेशन में जो चेंज होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे स्किन कलर, एक पॉपुलेशन में अफ्रीका में जो लोग पाए जाते हैं, मान लो ब्लैक ब्लैक कलर के लोग पाए रहे हैं ना, अफ्रीका में लोगों का जो स्किन का कलर है वो मैक्सिमम लोगों का क्या है, स्किन कलर ब्लैक, है ना। तो वो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लोग अपने आप को इवॉल्व कर चुके हैं, है ना, एडेप्ट कर चुके हैं वहाँ के वातावरण के हिसाब से। तो ये एक पूरा पॉपुलेशन में वो चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है पूरा एक पॉपुलेशन। तो इसकी बात करेंगे, चलिए देखिए। अब ना जेनेटिक्स को समझने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बहुत जरूरी समझना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में समझेंगे, ध्यान में रखना होगा। अगर आपको जेनेटिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है तो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर मतलब चरित्र, ऐसा समझते हैं, चरित्र मतलब जो चीज़ दिखाई देती है उसकी बात करते हैं। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर मतलब होता है फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व, मतलब कोई ऐसा चीज जिसको आप बाहर से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो कि ये गुलाब है, ये रेड कलर का है, ये गुलाब है पिंक कलर का है। तो ये क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी, ये इसका कैरेक्टर है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि कैरेक्टर का मतलब कोई ऐसा चीज जिसको आप देख के बता सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कि ये हो स्टेम की हाइट, फ्लावर का कलर, हेयर कलर, आई कलर, जो चीजें आपको दिखाई दे रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाहर से नॉर्मल ऐसे देख के बता सकते हो कि ये ऐसा कलर का है, ठीक है। ट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर सच एज टॉल और ड्वार्फ, पर्पल और व्हाइट, या फिर कलर ऑफ फ्लावर, या फिर पर्पल और व्हाइट कलर ऑफ आई, ठीक है। अब सिंपल सी बात, आई का कलर पर्पल पहली बार सुन रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसे एग्जांपल बताने के लिए। मान लो ब्लैक कलर का आई है, ब्राउन कलर का आई है, ब्लू कलर का आई है, तो आई में तो ऐसे कलर हो गए ना। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कैरेक्टर और ट्रेट में, या फिर इसको आपको अंतर बताना है तो आप कैसे बताओ, सिंपल सी बात। अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पर एक वॉच है, क्या है, वॉच, तो मैं वहां पर क्लियर नहीं किया कि वो कौन सा वॉच है, मैंने केवल बोल दिया कि यहाँ पर एक वॉच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉच बोला, ये है कैरेक्टर, क्या है, कैरेक्टर, जहां मैंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन आप जाके देखते हो वहां पर, आपको देख मतलब पता चलेगा वहां पर कि वहां पर मान लो स्मार्ट वॉच है, या फिर एनालॉग वॉच है, ऐसे कांटा वाला घड़ी है ना, या फिर वॉल क्लॉक है। तो आपने वहां पर जाके पता लगाया कि वहां पर कैसा टाइप का वॉच है। तो ये जो आपको टाइप्स नजर आते हैं ये कहलाते हैं ट्रेड्स। सिंपल, यहाँ पर आप देखिए क्या है, आपको मैं बोल दिया यहाँ पर एक गुलाब है, अब मैंने वहां पर क्लियर नहीं किया कि गुलाब का रंग कौन सा है, मैंने बोला यहाँ पर गुलाब है। आप जाके देखते हो कि वहां पर अगर पिंक रोज है, कौन सा, पिंक रोज, या फिर हो सकता है कि रेड रोज हो, तो आपको वहां जाने पर पता चले कि वहां पर पिंक है फिर रेड है ना, तो ये हो गया ट्रेड। लेकिन मैंने नॉर्मल अगर बोला कि यहाँ पर रोज है तो रोज हो गया कैरेक्टर, है ना। अब आपको पता चलता है कि रेड रोज है या फिर वो पिंक रोज है ना। ये जो कलर में जो आपको वेरिएशन दिखाई दिए, अलग अलग रंग, है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रेड। क्या बोलेंगे, ट्रेड, क्लियर ना। रोज, कैरेक्टर,
अगर उसमें रेड रोज पिंक रोज बोल दिया तो हो गया ट्रेट, उसका ट्रेट बता दिया, अंतर बता दिया, ठीक है। ट्रेट और कैरेक्टर आप समझ गए होंगे, है ना। नॉर्मली जो चीज क्लियर नहीं है उसको बोलेंगे कैरेक्टर, और जो चीज क्लियर है उसको बोलेंगे ट्रेट, ठीक है। वहां जाने पर क्लियर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है भाई फैक्टर। क्या है? फैक्टर। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, फैक्टर शब्द बोला गया था मेंडल के द्वारा। सबसे पहले मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने बताया कोई ऐसी चीज है जिसके द्वारा कैरेक्टर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उस टाइम पे मेंडल ने क्या बोला था इसको? फैक्टर। क्या बोला था? फैक्टर। फैक्टर वर्ड मेंडल के द्वारा बोला गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ये टर्म यूज बाय मेंडल, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि फैक्टर टर्म किसके द्वारा दिया गया है। तो फैक्टर टर्म मेंडल के द्वारा दिया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं? देखिए आपको सवाल आ सकता है, ध्यान से सुनेगा कि फैक्टर को बाद में हम जीन के रूप में जानने लगे। किस रूप में? जीन के रूप में। मतलब जो मेंडल ने बोला था कि फैक्टर्स में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, अब हमको मालूम हो गया उस चीज को हम जीन बोलते हैं। मतलब इसका पुराना नाम क्या है जीन का? फैक्टर, है ना। जैसे किसी का नाम बुधारू है, बचपन में उसको बोल रहे हैं भाई बुधारू, है ना। अब बड़े होने के बाद, यंग होने के बाद, जब वो यंग हो गया, है ना, तो फिर उसको हम बोलने लगे रॉकी भाई। वाह वाह वाह, रॉकी भाई। अब देखिए नाम तो एक ही जने का है ना, एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, है ना। पुराना नाम क्या है? बुधारू। नया नाम क्या है? रॉकी भाई। सेम वैसे ही पुराना नाम क्या है इसका? फैक्टर। नया नाम क्या है? जीन, ठीक है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है। अब इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऐसे बोल सकते हैं, फैक्टर को भी बोलेंगे, जीन को भी बोलेंगे, है ना। मान लो ये रॉकी भाई ये डॉक्टर बन गया, है ना, तो डॉक्टर, इसको हम डॉक्टर बुधारू भी बोल सकते हैं, डॉक्टर रॉकी भी बोल सकते हैं, है ना। डॉक्टर है ना, वही इंसान की तो बात कर रहे हैं क्या, तो चीज वही है, नाम अलग अलग है बस, है ना। तो आपको अगर मान लो सवाल आए नीट का कि निम्न में से कौन सा है जिसको यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, और उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है जीन, जीन को नहीं दिया गया उसमें नाम है फैक्टर, है ना, तो किसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फैक्टर, ठीक है, क्योंकि फैक्टर किसका पुराना नाम है? जीन का। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जीन क्या है? जीन हमने देखा हुआ है कि ये जो डीएनए है इसी में कोई हिस्सा जहां से प्रोटीन बनाने के लिए कोड रहते हैं, क्या रहते हैं? कोड, इसको हम बोलते हैं जीन। ये चीज हम देख चुके हैं, क्लियर, ठीक है। तो फैक्टर को ही बाद में हम जीन के रूप में जानने लगे, ठीक है। जीन शब्द दिया गया था जोहानसन के द्वारा। नाउ जीन इज नोन एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन सेगमेंट इसको हम बोलते हैं, जहां डीएनए में अगर जीन सेगमेंट इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, एक टर्म आएगा लोकस, एक टर्म है सिस्ट्रॉन, दोनों टर्म हैं जीन से संबंधित। देखिए लोकस टर्म आए उसका मतलब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अगर जीन का पोजीशन पूछे तो उसको बोलते हैं लोकस। अगर डीएनए में जीन का लोकेशन पूछे तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिस्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए ना? लोकस मतलब क्रोमोसोम में लोकेशन किसका? जीन का। सिस्ट्रॉन मतलब डीएनए में लोकेशन किसका? जीन का। क्लियर? मतलब ये क्या है, यहाँ पर मैं जीन लिखूंगी, क्या है ये? लोकस है कि सिस्ट्रॉन है? सिस्ट्रॉन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीएनए की, है ना। अगर क्रोमोसोम रहता उसमें हम लोकेशन पूछते तब वो रहता लोकस, ठीक है, जीन का ही लोकेशन, ठीक है। चलिए भाई ध्यान देंगे, ये है एलील्स। क्या है? एलील्स। एलील का मतलब क्या होता है? बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा, एलील मतलब क्या है ना। एलील का मतलब होता है सिंपल सी बात, एलील जीन का ही दूसरा रूप है ना। मेरे पास एक ओरिजिनल मार्कशीट है, मैंने उस ओरिजिनल मार्क्स की फोटो कॉपी कराई तो मेरे पास उस मार्कशीट के 2 कॉपी हो गए, है ना। तो उसमें किसी प्रकार का चेंज तो रहेगा ना। ये वाला जो है ओरिजिनल वो कलरफुल है, लेकिन ये वाला क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इसमें जो चेंज है ना, थोड़ा सा चेंज है, वही चीज लेकिन थोड़ा सा चेंज, कलर में चेंज है। तो इसी तरह कोई एक जीन है, ये मान लो ये जीन है ना। यहाँ पर इस जीन में अगर थोड़ा सा चेंज आ गया, कहीं पर न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज हो गए, यहाँ पर समझने के लिए लिखिए एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। उसके बाद फिर लिख देंगे गुआनिन, यहाँ पर है साइटोसिन। तो ऐसे यहाँ पर आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है और ये हिस्सा एक जीन है, बोल रहा हूँ क्या है? जीन, ठीक है।
अब ये जीन अगर इसमें ये अपनी फोटोकॉपी करा रहे हैं, मतलब इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, अब इसमें यही चीज बना दोबारा, लेकिन एक जगह पर चेंज हो गया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लेकिन यहाँ पर ग्वानिन है, इसकी जगह पर मान लो थायमिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर T A C G और ये A, यहाँ पर एक जगह चेंज आ गया, जीन वही है लेकिन कोई एक चीज में चेंज आने के कारण उसको हम बोलते हैं एलिस, उसी का कोई दूसरा रूप, कोई एक जगह चेंज आ गया तो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, एलील कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर एक जीन है क्रोमोसोम में, है ना, और यहाँ पर इसी का कोई दूसरा रूप है, ठीक है, उसी के सामने, तो इसको हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। ए ये भी आई कलर के लिए है, ए, और ये स्मॉल ए भी आई कलर के लिए, ठीक है, दोनों क्या है, आई कलर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आई का कलर ही देते हैं, लेकिन इसमें एक जगह पर या फिर दो जगह जैसे भी किसी जगह पर चेंज के कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग है, थोड़े से अलग है ना। तो ये जो सेम जीन एक ही कैरेक्टर के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं हम एलील्स, है ना। कोई एक कैरेक्टर के लिए मान लो यहाँ पर स्किन का कलर है, क्या इसका कलर है, स्किन का कलर, स्किन कलर, तो यहाँ पर एक जीन है स्किन कलर के लिए, यहाँ जीन है, तो यहाँ पर भी इसके सामने ही एक स्किन कलर का जीन रहेगा, है ना। तो ये जो जीन्स है ये इसी का दूसरा रूप क्या है, कोई एक कैरेक्टर के लिए काम करता है, इसको हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। एलील मतलब क्या है, एलील जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब थोड़ा चेंज, ठीक है। अब एलील जो रहते हैं वो कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन प्राप्त करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में। इसका मतलब क्या हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि सेम क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम की यहाँ पर एक कॉपी बनाती है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम की हमने यहाँ पर एक कॉपी बना दी, ठीक है, ये इसकी कॉपी बना दी, ठीक है। अब ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, कैसे समझिएगा, मान लो ये 9 नंबर का क्रोमोसोम है, तो इसकी जो कॉपी बनी वो भी क्या 10 नंबर की हो जाएगी, क्या 9 नंबर की इसकी कॉपी है ना, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर दिखा दे इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, एक ही क्रोमोसोम की बात करें लेकिन उसकी फोटोकॉपी है, ठीक है। अब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, अगर इस क्रोमोसोम में यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीन है, ठीक है, तो इसके सामने भी सेम जीन रहेगा। मान लो यहाँ पर आई कलर का जीन है, यहाँ पर आई कलर का जीन, तो यहाँ पर भी क्या है, आई कलर का जीन है, ये दोनों आई कलर का जीन है। अगर यहाँ पर नोज का शेप का जीन है, तो यहाँ इसके नीचे सामने वाले पोजीशन पर, मान लो इसके जैसे सामने है ये वाला हिस्सा इसके सामने, तो ये भी नोज कलर का है, ठीक है। तो ये आमने सामने रहते हैं एक दूसरे के, जीन्स क्या रहते हैं, आमने सामने। तो ये जो एलील्स हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स पढ़ रहे हैं हम, है ना, एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, इसका पोजीशन अलग अलग नहीं रहता, है ना। मान लो ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर आई कलर का जीन है एक क्रोमोसोम में, तो दूसरे क्रोमोसोम में यहाँ पर आई कलर का जीन, तो ऐसा नहीं रहता, इसके आमने सामने रहता है, ठीक है। तो एलील्स का पोजीशन क्या रहता है, कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन रहता है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में। अब ये सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मैं बोला ना ये क्या है, आई कलर का, तो सामने वाला एलील भी क्या है, आई कलर का है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ प्लांट बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट, टाल और शॉर्ट, तो ये एलील है। अब इसी चीज को यहाँ पर आपको समझाने के लिए टाल और ड्वार्फ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपके पास 2 प्लांट दिखाई दे रहे हैं, टाल और शॉर्ट, है ना, ये है टाल और ये है शॉर्ट, ठीक, ये हो गया शॉर्ट, 2 प्लांट है टाल और शॉर्ट। अब एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है ना, अब इस क्रोमोसोम में ये है 9 नंबर का क्रोमोसोम, कौन सा नंबर का, 9 नंबर का क्रोमोसोम। अब ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं ना, दोनों एक की फोटोकॉपी, उसी की फोटोकॉपी, ये कहलाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। जैसे अब हमारे पास क्या है, 23 क्रोमोसोम, अगर ओरिजिनल बोलेंगे 23 क्रोमोसोम, अब टोटल बोलते हैं 46 क्रोमोसोम, तो इसी क्रोमोसोम का दूसरा रूप रहता है, इसी को जोड़ के हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम। तो ओरिजिनल बोलेंगे तो हमारे पास तो 23 है ओरिजिनल, अब 46 बोलेंगे तो उसी की फोटोकॉपी है, उसको बोलते हैं टोटल 46, तो ऐसा। तो यहाँ पर
मान लो इस क्रोमोसोम में 9 नंबर के क्रोमोसोम में यहाँ पर है एक टाल का कैरेक्टर, मतलब प्लांट के हेड का कैरेक्टर यहाँ इस क्रोमोसोम में है ऊपर में, ये है टाल का कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इस पोजीशन में है, मान लो इसका हाइट के ही जीन रहेंगे ना, तो टाल रहे चाहे शॉर्ट, ये हो गया शॉर्ट का कैरेक्टर, ठीक है। तो मान लो टाल और शॉर्ट दोनों साथ में है, तो दोनों में से जो डोमिनेंट है वो कैरेक्टर अगली पीढ़ी में दिखाई देगा, तो जो अगला जनरेशन आएगा उसमें क्या रहेंगे, टॉल के कैरेक्टर रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट अपने आप को इसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे जीन्स क्या रहते हैं, हाइट के सेम जगह पर रहते हैं। मान लो यहाँ पर नोज का जीन है, नोज, तो यहाँ पर भी नोज का भी जीन रहेगा, नोज के शेप का। मान लो इस जगह पर क्या है, आंखों के रंग का जीन है, तो आंखों का रंग का जीन ऊपर नहीं जाएगा, इसी के सामने होमोलॉगस क्रोमोसोम में ऐसा है, ठीक है। तो ये सिंपल है, आपको क्या समझना है कि एलील्स होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स किसके, जीन्स के, और ये एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में, इनका पोजीशन अलग अलग जगह नहीं रहता, आमने सामने रहता है, ठीक है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या टर्म्स हम भाई देख लेते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर है स्पष्ट, देखिए देखिए यहाँ क्या है, ये आपके पास है दो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक मेल गैमेट से आया है, एक फीमेल गैमेट से आया है हमारा, ठीक है। अब ये दोनों आए हैं, जैसे आता है ना मेल गैमेट मतलब स्पर्म, फीमेल गैमेट मतलब एक, तो ऐसे फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ आ गए, एक माता से एक पिता से, ऐसे है ना, तो है तो दोनों एक ही क्रोमोसोम है ना, 9 नंबर के क्रोमोसोम दोनों से आ रहे हैं आधा आधा, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ये मेल गैमेट से आ रहा है भाई 23 क्रोमोसोम, फीमेल गैमेट से आ रहा है भाई 23 क्रोमोसोम, है ना। तो 23 क्रोमोसोम ऐसे आके जुड़ते हैं, तब हमारे पास कितना होता है, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो हम बोलते हैं 23 पेयर में रहते हैं, तो पेयर मतलब क्या है, ये जोड़े में रहते हैं, किसमें रहते हैं, जोड़े में। तो ये जो 9 नंबर का क्रोमोसोम है, मान लो इसकी ये दोनों साथ में मिलकर 9 नंबर का क्रोमोसोम बनाएंगे, या फिर इसको आप 10 बोलो चाहे 11 बोलो, जैसे भी बोलो, है ना। ऐसा क्रोमोसोम आपको मियोसिस के टाइम पे दिखाई देता है, ऐसे चार, ऐसे टेट्राड कब दिखाई देगा, मियोसिस, मियोसिस होता है तब ऐसे टेट्राड आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो पहले इस पर समझ लीजिए, उसको साइड में रख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि ये जो क्रोमोसोम हमको मिला है ना, ये एक माता से और पिता से, तो ये एक जोड़ा है, ठीक है। अब माँ से यहाँ पर आ गया कैपिटल ई वाला, और पिता से आ गया यहाँ पर स्मॉल ई वाला। अब ये है मान लो आई कलर के लिए, किसके लिए, आई कलर के लिए। अब आई कलर के लिए यहाँ पर जीन है, तो फिर भाई मान लो आई कलर है ये ब्लैक का, किसका, ब्लैक, काले रंग का, और यहाँ पर ये है ये ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का जीन। अब हम दोनों में से देखेंगे कि दोनों में से डोमिनेंट कौन है ना, तो दोनों में से डोमिनेंट कैपिटल में कौन है, ये बड़ा ही वाला। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा, तो जो बच्चा है उसमें डोमिनेंट के कैरेक्टर, मतलब यहाँ पर ये जीन अगर आ गया एक बच्चे में, तो कौन सा कलर दिखाई देगा, आंखों का रंग कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट है। अब मान लो इसी को और समझते हैं, मान लो ये स्मॉल ई रहता है, ये स्मॉल ई, ये स्मॉल ई, तो ये दोनों ब्राउन कलर के ही रहते, तो जो बच्चा रहता है वो कैसा रहता, ब्राउन कलर, है ना, ब्राउन कलर का आई रहता है उसका, ऐसे। तो आपको इसे समझना है, अगर दो अलग अलग जीन्स हो गए, अगर दो डिफरेंट जीन हो गए, ये है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए, ठीक है। उसी तरह मान लो ये दूसरा जीन है नोज के शेप के लिए, नोज शेप, नोज शेप, देख रहे हैं ना, आमने सामने, ठीक है। तो ऐसे हम बात करते हैं आमने सामने, ठीक है। तो अगर सेम टाइप के हैं तो उसको बोलते हैं होमो वर्ड यूज करते हैं। सेम के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, होमो। होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम। अगर सेम टाइप के है तो इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस एलील, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस एलील। अगर अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर कैपिटल सी है, तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना, भाई ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस आप बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए एक एलील कभी भी दो जगह रिपीट नहीं होता, मतलब यहाँ पर एक जीन है तो यहाँ पर भी ए वाला जीन नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। मतलब एक एलील क्रोमोसोम में एक जगह पर मिलता है ऐसे। तो ये ए और बी ये अलग अलग जीन्स के एलील है ना।
ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ऐसे है ना। तो ये सेम कभी रिपीट नहीं होंगे, एक एलील एक क्रोमोसोम में एक ही मिलेगा, ऐसे है ना, अगर ऐसे गैमीट वाला प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लोकस की बात करें, देखिए लोकस मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम में पाया जाने वाला लोकेशन, प्लेस ऑन क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय अ जीन, मतलब इस क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर जीन है तो इसको बोलेंगे लोकस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर है दो टर्म, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है किसी चीज पर हावी हो जाना, है ना, जैसे मान लो एक जगह हल्क खड़ा है, एक जगह स्पाइडरमैन खड़ा है, टिंगू सा, है ना, तो दोनों में से डोमिनेंट कौन है, कौन अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा वहां पर, ऐसे है ना। तो दोनों में से अगर आपको देखना होगा तो टॉल देखोगे, एकदम हल्क ऐसा देखोगे, है ना, तो हल्क वहां पर डोमिनेंट है स्पाइडरमैन के तुलना में। तो ऐसा ही डोमिनेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलील जो मास्क मतलब होता है दबा देना उसको, है ना, इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देना, दबा देना। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को दबा देता है। ठीक है, और इसको हम अपर केस लेटर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, अपर केस लेटर मतलब होता है कैपिटल लेटर, यहाँ पर कैपिटल लेटर है, यहाँ कैपिटल लेटर है, मतलब ये क्या है, इसकी बात करें अपन डोमिनेंट, किसकी बात करें, डोमिनेंट। ठीक है, रिसेसिव का मतलब क्या होता है, रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाता है जब वो होमोजाइगस स्टेट में हो, है ना। मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये जीन है, मान लो आई कलर का जीन है, किसका जीन है, आई कलर का, अगर मान लो ये दोनों कैपिटल ही है तो फिर दोनों डोमिनेंट है, तो जो कलर आएगा आई का, ब्राउन ब्लैक जैसा भी आएगा तो वो एक आएगा। मान लो यहाँ पर है, इसी चीज को हम समझते हैं दूसरी जगह, यहाँ पर है नोज का जिन, तो नोज का शेप का जिन मान लो स्मॉल एन और स्मॉल एन है ना, तो नोज का शेप यहाँ पर रिसेसिव है तब नोज का शेप दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर अगर डोमिनेंट रहता तो उसको हम कैपिटल एन लिखते, तो कैपिटल जहां पर वर्ड आया उसका मतलब होता है डोमिनेंट, और एक डोमिनेंट जब एक रिसेसिव के साथ रहता है, मतलब एक एन अगर स्मॉल एन के साथ रहेगा तो एक्सप्रेशन किसका दिखेगा, डोमिनेंट का, मतलब डोमिनेंट कौन है यहाँ पर, डोमिनेंट कौन है इन दोनों में से, एन। ठीक है, तो अगर रिसेसिव कभी भी डोमिनेंट के साथ रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि डोमिनेंट इसके एक्सप्रेशन को दबा देता है। तो रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब कर पाएगा, जब वो दोनों साथ में हो, ये दोनों साथ में तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास डोमिनेंट और रिसेसिव, है ना, ये डोमिनेंट एक डोमिनेंट और रिसेसिव मतलब किसका कैरेक्टर दिखाई देगा, डोमिनेंट का, क्लियर है ना, डोमिनेंट का। अगर यहाँ पर है रिसेसिव तो यहाँ पर हमको कैरेक्टर दिखाई देगा किसका, रिसेसिव का। वही बात यहाँ पर लिखी गई, देखिए यहाँ पर ये टॉल प्लांट है तो इसका मान लो कैपिटल टी दिख रहा है, या फिर एक टॉल ऐसा भी हो सकता है जब एक टी हो और एक स्मॉल टी, तो टॉल का कैरेक्टर इसमें आ गया। यहाँ पर शॉर्ट प्लांट कब आएगा, जब दोनों के पास स्मॉल टी है ना, दोनों के जीन्स स्मॉल वाले हो, तब आपको क्या मिलेगा, स्मॉल प्लांट या फिर ड्वार्फ प्लांट। क्लियर, ये है आपका डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट विलियम बेटसन ने कुछ टर्म दिए उसके बारे में, तो ये है जेनेटिक्स टर्म विलियम बेटसन ने दिया था, एलील टर्म बेटसन के द्वारा दिया, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमो का मतलब प्योर प्रोब्रीड सेम होने चाहिए, है, हेटेरो का मतलब हाइब्रिड, दो अलग अलग, एक टॉल का एक ड्वार्फ का, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो F1 F2 जनरेशन है ना, फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन और सेकंड फिलियल जनरेशन, इसका नाम है सब। तो ये सब टर्म बेटसन के द्वारा दिए गए थे, याद कर लीजिए इसको। हाइब्रिड में, हाइब्रिड प्लांट तब बनता है जब हम ट्रू वेराइटीज के बीच क्रॉस कराते हैं, जैसे प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स बोला है, मतलब अगर हम टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे तब हमको टी और स्मॉल टी मिलेगा, यहाँ से ऐसे, है ना, तो ये जो बना है ये हाइब्रिड, क्या है, हाइब्रिड। ठीक है, ये बना क्या है, ये हो गया हाइब्रिड। तो हमने दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स लिए, एक पूरा कैपिटल टी लिया, एक पूरा स्मॉल टी लिया, तो इससे हमको हाइब्रिड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ऐसा पॉलीहाइब्रिड। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एक कैरेक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, मान लो ये स्टेम की हाइट को लेकर, है ना, कि प्लांट की हाइट बड़ी है, प्लांट की हाइट छोटी, तो एक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो ये है क्या, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, वन कैरेक्टर।
और डाईहाइब्रिड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 कैरेक्टर। ट्राईहाइब्रिड मतलब 3 कैरेक्टर को लेकर। पॉलीहाइब्रिड मतलब मैनी कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स की बात करेंगे तब इसको बोलेंगे पॉलीहाइब्रिड, ठीक है। तो आपको नॉर्मली समझना क्या, 2 चीज, मोनोहाइब्रिड क्या और डाईहाइब्रिड क्या। तो मोनोहाइब्रिड में हम एक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड किसे बोलेंगे, मान लो प्लांट की हाइट ये हो गया टॉल या फिर ड्वार्फ, है ना। ये है किसकी हाइट, तो यहां पर एक कैरेक्टर है, यहां एक कैरेक्टर हो गया तो इसको बोलेंगे हम मोनोहाइब्रिड। अगर इसी के साथ हम बात करेंगे टॉल और ड्वार्फ है, लेकिन इसके फूल का रंग बात करेंगे मान लो, तो एक है पिंक और रेड, तो हमने यहां पर कलर की भी बात कर ली, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कलर की। तो यहां पर हमने 2 कैरेक्टर लिए, हाइट के साथ साथ कलर भी, तो ये हो गया डाईहाइब्रिड। क्या हो गया, डाईहाइब्रिड, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड में 1 कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर, तो ट्राईहाइब्रिड में 3 कैरेक्टर। सिंपल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए आपको समझाने के लिए भाई बहुत बढ़िया मस्त फ्लावर लाए हैं आपके लिए। देखिए अगर हम यहाँ पर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड आपको समझाना है तो यहाँ पर देखिए, अगर हम फ्लावर कलर की अगर बात करेंगे तो केवल हमको क्या है देखना है, फ्लावर का कलर, पत्ती वत्ती में नहीं जाएंगे ना हाइट में जाएंगे, तब इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। हम कलर बस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लो फ्लावर कलर के साथ, फ्लावर का कलर के साथ साथ हम बात कर रहे हैं स्टेम की हाइट की, किसकी, स्टेम की हाइट की, है ना। फ्लावर कलर और स्टेम की हाइट इसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 कैरेक्टर अगर ले लिए इसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड। अगर 1 कैरेक्टर की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड। इजी डायग्राम से आप लोग इसे समझ जाओगे, एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब प्योर वेराइटीज का हम क्रॉस कराते हैं तब वैसा हाइब्रिड मिलता है, ऐसा ट्रू वेराइटीज का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, एक टर्म है जीनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन लेवल पर जो हम बात करें, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसके अनुसार से क्या कैरेक्टर बनेंगे आप बता सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब क्या, कि जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन उसके अनुसार से बताओगे कि इस जीन के कारण ऐसा कैरेक्टर बना है। जैसे मैंने टी लिखा था, है ना, तो टी टॉल के लिए है या फिर स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए, तो वो जो टी लिखा हूँ अपने समझ के लिए लिखा हूँ, है ना, कि मेरे समझदारी के अनुसार से इसको मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ। तो जीनोटाइप जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप केवल बता सकते उसके कारण ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया जीनोटाइप। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक लेवल पर हम बात करें ना, कि जेनेटिक चीज जिसको आप नॉर्मल देख नहीं सकते लेकिन उसके अनुसार से बता सकते हो बस कि इसका कैरेक्टर कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लांट की हाइट, ड्वार्फ प्लांट हो, टॉल प्लांट हो, हाइब्रिड प्लांट, ठीक है। ये हो गया फिनोटाइप जिसको आप देख के बता सकते हो। यहाँ पर प्लांट है, नॉर्मल आपको कैसे प्लांट दिखते, देखिए टॉल ड्वार्फ देख के बता रहे हैं, इसको बोलेंगे फिनोटाइप। लेकिन इसका कैरेक्टर किसके कारण से है, टॉल, तो यहाँ पर इसके कारण से हो सकता है टॉल, जब ये दोनों प्योर कैपिटल टी हो। इसका ड्वार्फ कब होगा, जब इसके साथ दोनों स्मॉल टी हो, रिसेसिव वाला होता। अब ये टॉल क्यों दिखा है, क्योंकि इसके साथ एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो एक्सप्रेशन तो डोमिनेंट का आता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। तो इस कारण से यहाँ पर जो चीजें हमको दिखाई दे रही है वो है फिनोटाइप, और जिसके कारण ये हमको दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम अंदाजे से बता रहे हैं किसके कारण, इस जीन के कारण ऐसा है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म जोहानसन के द्वारा दिया गया था, जिसने जीन टर्म भी दिया है, ठीक है। जीनोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। जीनोम क्या है, देखिए आपको मैं बताता हूँ जीनोम क्या है, ध्यान से सुनिए। जीनोम का मतलब होता है कि टोटल हैप्लॉइड डीएनए जो पाया जाता है किसी भी इंडिविजुअल में, हम उसको जीनोम बोलते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने टोटल क्रोमोसोम है, तो हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम 46, कितने हैं 46, लेकिन वो 46 कैसे, पेयर में, ये है एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो ऐसे पेयर में, क्लियर है। तो अगर ये क्रोमोसोम्स पेयर में, किसमें है, पेयर में है, तो एक ही डीएनए का फोटोकॉपी, एक ही क्रोमोसोम का, ये इसी का दूसरा रूप है ना, लेकिन है पेयर में,
तब हम इसको हम बोलेंगे एक सेट पूरा ओरिजिनल डीएनए अगर बोले, ओरिजिनल जीनोम का मतलब क्या समझे, ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब प्योर डीएनए, फोटोकॉपी को छोड़ दे भाई, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल आपके पास कितने 23 क्रोमोसोम है ओरिजिनल अगर बोलेंगे तो कितने हैं 23, ये हो गया 22, ये हो गया 23 अगर मेल हुआ तो XY, और यहाँ पर XX ये है फीमेल की, फीमेल हुई तो बाकी सब सेम रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि जीनोम का मतलब क्या, कि टोटल जितने भी हैप्लॉइड सेट हैं, हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ, आधा, है ना, हैप्लॉइड हाफ है, उस नाम में ही आधा है ना। तो टोटल कितने क्रोमोसोम है भाई, मेरे पास है टोटल 46 क्रोमोसोम, है ना। तो इसका आधा कितना होता है 23, तो मेरे पास जीनोम कितने हो गए, यही जीनोम है, यही यही जीनोम है, यही जीनोम है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बोला जाए कि हैप्लॉइड सेट जो रहता है जेनेटिक सेट, उसको हम बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं, जीनोम। टोटल कितना है 46, तो उससे कोई लेना देना। ओरिजिनल मेरे पास कितने हैं 23, उसी का तो जोड़ा है वो, है ना, ये जोड़े में है ना, उसी का जोड़ा, एक का ही जोड़ा, ठीक है। तो हम प्योर अगर क्रोमोसोम बात करेंगे, प्योर डीएनए टोटल कितने, तो हमारे पास है टोटल ये 23 से, टोटल कितने हैं 23, ठीक है। तो हम जीनोम में ओरिजिनल चीजें देखते हैं, क्या देखते हैं, ओरिजिनल चीज। तो टोटल हैप्लॉइड सेट जितना भी रहेगा उसका, मान लो मटर में कितना है टोटल क्रोमोसोम है 14, ये है मटर के लिए, मटर 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 टी, है ना। तो टी में है टोटल 14 क्रोमोसोम, तो इस 14 का हैप्लॉइड क्या होगा भाई, 7 नहीं होगा क्या, 7 होगा हैप्लॉइड। ये क्या है, हैप्लॉइड, ये हो गया हैप्लॉइड, मतलब 7 जोड़ी उसमें मिल रहे हैं। तो मटर का जीनोम कितना है 7, क्लियर है ना। टोटल हैप्लॉइड किसी का भी टोटल डीएनए का आधा करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, जीनोम मिल जाएगा, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे टोटल जितने भी हमारे पास ये हो गया, टोटल जो 22 सेट है ये हैं आपके ऑटोसोम्स, और अगर मेल हो गया तो इसमें XY आएगा, अगर फीमेल हो गया तो XY को हटा दो, साइड कर दो, क्या है XX, ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम, ये है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये चीजें आप पढ़ोगे बाद में अच्छे से, फिलहाल के लिए जीनोम बताना मेरे को, इस कारण से आपको ये बता रहा हूं मैं, कैरियोटाइप, ठीक है। ये क्रोमोसोम का पूरा ऐसे डबल डबल सेट पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल जीनोम। फिर समय समाप्ति की घोषणा हो गया, अध्याय का अंत, एक चैप्टर कंप्लीट, समय समाप्ति की घोषणा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल बताइए अगर कुछ कमी हो तो बिल्कुल बताइए, कोई चीज़ अगर छूट गई होगी तो वो सब चीज़ हम ओवरकम करेंगे, बिल्कुल। थैंक यू।